साथियों नमस्कार। आज हम सीरीज के क्रम में हम आज काफ़ी दिनों के बाद में आप लोगों के समक्ष में आया हूँ। कई दिन हो गए, कुछ व्यवधान रहा है और कुछ समस्याएं रही जिसकी वजह से मैं आपके समक्ष वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था। उसी के क्रम में मैं आगे की वीडियो आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है जो है अधिगम एवं अधिगम के सिद्धांत। साथियों ये काफ़ी बेहतर चैप्टर है जिसमें हम आपको कुछ ट्रिक्स के माध्यम से, कुछ अच्छी विधियों के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे और अधिगम को काफ़ी सहज एवं सरल भाव से आप लोगों को बताएंगे। तो साथियों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आपका स्वागत है हमारे मनोविज्ञान की पाठशाला के अंतर्गत अधिगम एवं अधिगम के सिद्धांत। ठीक है साथियों, अगला हमारा है कि पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग, सीखने की अवधारणा। सीखने की अवधारणा को हम देखते तो अधिगम को हम कहते हैं सीखना। अधिगम को क्या कहते हैं? सीखना। और अंग्रेजी में कहें तो यह लर्निंग है। लर्निंग को हम हिंदी में कहें तो वो सीखना है। सीखना क्या है? सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे जीवन पर्यंत चलती रहती है और ये सार्वभौमिक होती है। ठीक है, कैसी होती है? ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। हम कहीं ना कहीं हम घर से निकलते हैं, वहाँ से लगा करके घर में पुनः जब आते हैं तो वहाँ तक कि जब तक हम सीखते हैं, जब तक व्यक्ति क्या होता है, सोने की स्थिति में ना पहुँच जाए, जब वो रात में सोता है, निद्रा आसन में पहुंच जाता है, तब वो उसका अधिगम क्या होता है? बंद होता है। क्योंकि सोने का अर्थ हम ले सकते हैं कि जब वो व्यक्ति स्लीपनेस में पहुंच जाता है तो उस अवस्था में वो कॉन्शियस माइंड में नहीं रहता है, अचेतन अवस्था में चला जाता है और उस समय पे उसे यह पता नहीं रहता है कि वह कहाँ पे किस स्थिति में है। ठीक है, अगर वो चेतन अवस्था में है तो वो सो नहीं रहा है, वो उसका माइंड क्या है? सक्रिय है, तो वो अधिगम नहीं कर रहा है। परंतु हम जब तक लगातार कहीं न कहीं यदि हम किसी न किसी रूप से यदि चेतन अवस्था में है, कुछ ना कुछ क्या है, लगातार सीखते रहते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जब से बालक क्या होता है, गर्भ में आता है, उस समय से लेकर के मृत्यु तक लगातार वो क्या करता रहता है? सीखता रहता है। तो इसी के क्रम में आगे हम देखते हैं कि अधिगम व्यवहार में क्या है? परिवर्तन। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। अब वो परिवर्तन कैसा होना चाहिए? स्थायी। परिवर्तन कैसा होना चाहिए? स्थायी। अगर वो परिवर्तन अस्थायी है तो वो हमारा अधिगम की श्रेणी में नहीं आएगा। साथियों इस बात का ध्यान रखना कि अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन है। अधिगम व्यवहार में होने वाला स्थायी क्या है? परिवर्तन है। यह परिवर्तन जो व्यक्ति में सामान्य रूप से चलता है, सामान्य रूप से देखने को मिलता है और व्यापक रूप में देखने को मिलता है। सामान्य रूप में हम कहें तो केवल सीखना अधिगम नहीं है। सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कोई भी चीज को किया और करने के बाद में वो क्या हो गया? हमने सीख लिया, तो वो सीखना नहीं होगा। व्यापक अर्थ में हम देखें कि कोई भी हम कार्य मनोवैज्ञानिक स्वरूप से अगर देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन, मतलब जो व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होगा वही अधिगम होगा, वही अधिगम की श्रेणी में होगा। आप किसी के घर पे गए और जाकर के आपने किसी के साथ में कार्य किया और वह कार्य उसी समय तक किया जब तक उसके साथ में रहे, और आप घर से वहां से चले आए तो वो आपके अधिगम की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उस समय के बाद में आपके व्यवहार में वो परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है, कि नाव पर बैठ करके एक नाव खेवैया के साथ में आपने भी चप्पू चलाया। नाव पर बैठ करके एक नाव केवट के साथ में आपने भी क्या है? उसमें चप्पू चलाया। आपने चप्पू चलाया, उसने भी चलाया, परंतु उस नाव का कंट्रोल किसके पास था? उस केवट के पास था। उस नाव का कंट्रोल किसके पास था? उस केवट के पास था। क्या आप कह सकते हैं अधिगम है? नहीं है, आपके पास में अधिगम नहीं है। वो केवट के पास में अधिगम था, आपके पास में नहीं था, क्योंकि
आप नाव को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, सिर्फ चप्पू चला रहे थे। कब तक? जब तक वो उस नाव पे बैठा हुआ था। अब क्या हुआ कि जब आप नाव स्वयं चला लेंगे, उस नाव पर स्वयं का कंट्रोल होगा, तो वो आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन में आ जाएगा। तो जब वही आपका क्या होगा? अधिगम होगा। वही आपका क्या होगा? अधिगम की श्रेणी में आएगा। इसी क्रम में हम साथियों देखते हैं कि जो कह सकते हैं कि अधिगम क्या है? व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। नेक्स्ट है, आगे हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक तथा व्यापक अर्थ में जो अधिगम है वो व्यवहार में क्या है? स्थायी परिवर्तन। मनोविज्ञान एवं व्यापक अर्थ में हम देखें तो व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। तो साथियों, जो अधिगम की परिभाषाएं हैं और उन परिभाषाओं को देने वाले लोग हैं, उनको हमने कहानी के रूप में पिरो दिया है कि आपको उस कहानी के माध्यम से उन कैंडिडेट, उस मनोवैज्ञानिकों के बारे में पता चल जाएगा और उन मनोवैज्ञानिकों ने अपने अधिगम की परिभाषा में क्या कहा है उस चीज को पता चल जाएगा। मुझे रटना नहीं है, मुझको समझना है और वो शब्दों को ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, हम इसी क्रम में आगे देखते हैं कि मैंने एक देखिए चित्र बनाया है। एक घर है, घर के सामने गेट है। घर के सामने ये क्या है? गेट है। ठीक है, ये हमारा गेट है और गेट के सामने हमारा एक गार्डन है, अच्छा सा गार्डन है, बगीचा। बगीचे में एक सुंदर सा पेड़ है। ठीक है, उस सुंदर पेड़ पे क्या बैठा है? कौवा। क्या बैठा है? कौवा। और देखिए कौवे के मुंह में क्या दिख रही है? बर्फी। क्या दिख रही है? बर्फी। और वो बर्फी क्या करता है कौवा? खा लेता है। और खा लेता है, बर्फी का टुकड़ा बड़ा होता है और वो उसके कहाँ अटक जाता है? गले में। कहाँ अटक जाता है? गले में। और जो गले में अटक गया, अब कौवा क्या हुआ? परेशान हुआ और वो क्या हुआ? जमीन पे आकर के गिरा। कहाँ पे? जमीन पे। आप आए, देखा कौवा जमीन पे पड़ा है, तो आपने भाई उठाया और उसको, आपके अगल बगल में कोई भी डॉक्टर गले वाला था नहीं, तो आप किसके पास ले गए? स्किन के डॉक्टर के पास लेके गए। स्किन के डॉक्टर ने क्या किया? उसका निदानात्मक उपचार किया। निदानात्मक। और निदानात्मक उपचार में क्या किया? स्किन के डॉक्टर ने उसको हिलाया और हिलाने से क्या किया? हिलाने से जो बर्फी उसके गले में अटकी हुई थी वो कहाँ चली गई? पेट में चली गई। और पेट में जब चली गई, कौवा स्वस्थ हो गया और कौवा आज पक्षियों का क्या हो गया है? हम कह सकते हैं वह पक्षियों का राजा, मतलब किंग। हमने जो भी शब्द बोल रहे हैं इनको ध्यान में रखना। हर एक शब्द का हर एक मनोवैज्ञानिक से संबंध है और आपको उस संबंध से ही आपको उस परिभाषा तक पहुंचना है। ठीक है, अब देखिए वो कौवा क्या है? आज पक्षियों का किंग है। ठीक है, नेक्स्ट है थॉर्नडाइक। हाँ सॉरी, तो इतने मनोवैज्ञानिकों को मैंने एक ही इस कहानी में पिरो लिया है। अब इस कहानी को आपने सुना है और उस कहानी के आधार पे हम देखते हैं कि हमारी परिभाषा किस प्रकार से बनती है। तो आइए और इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा पहला पर्सन है गेट्स। आपका घर था, आपका घर था और घर के सामने क्या था? गेट। पहला क्या तो होगा? गेट। गेट से हमारे निकल के गेट्स महोदय आते हैं। कौन से? गेट्स महोदय। तो आपके गेट पे कौन आएगा भाई? आपके गेट पे कौन आएगा? आएगा जो अनुभवी होगा और जो क्या होगा? प्रशिक्षित होगा, क्योंकि आप भाई काफी पढ़े हैं लिखे हैं और जब पढ़े लिखे हैं तो आपके गेट पे वही व्यक्ति आएगा जो अनुभवी होगा और प्रशिक्षित होगा। तो गेट्स की परिभाषा क्या है? अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम है। किसने कहा है? गेट्स। तुम्हारे गेट पे वही व्यक्ति आएगा जो अनुभवी होगा और प्रशिक्षित होगा। ठीक है साथियों, अगला परिभाषा हमारी आती है गार्डनर। घर के सामने गेट, गेट के सामने गार्डन। गार्डन मीन्स बगीचा। घर के सामने क्या था? बगीचा, गार्डनर। अब गार्डन का क्या अच्छा होगा? गार्डन का हमारा वातावरण अच्छा होगा।
क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, हरा भरा है, तो हमारा देखिए हरा भरा है, तो हरा भरा है। तो गार्डनर के अनुसार जो परिभाषा है, वातावरण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये बात किसके द्वारा कही गई? गार्डनर और मर्फी, ये दोनों लोग जो है वो अधिगम की परिभाषा को कहते हैं वातावरण के द्वारा व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। तो ये बात गार्डनर एवं मर्फी के माध्यम से कही गई। ये इसमें वातावरण शब्द को ध्यान में रखनी साथियों। अब देखिए घर के सामने गेट और गेट के सामने गार्डन, और गार्डन में खड़ा हुआ है एक पेड़, और पेड़ की लकड़ी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? पेड़ की लकड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वुड। वुड माने लकड़ी होती है, WOOD वुड। वुड माने क्या होती है? लकड़ी। अब वुड से हमारा निकला वुड वर्थ। क्या निकला? वुड वर्थ। पेड़ को हम इंग्लिश में पेड़ लकड़ी का होगा, और लकड़ी जो है, अब वो पेड़ कैसा है? पेड़ नया है। कैसा? नवीन। क्योंकि आपका घर है, घर के सामने जो बगीचा आपने लगाया है वो नया है, पुराना बगीचा नहीं, क्योंकि घर भी आपने नया बनवाया था। ठीक है, तो घर के सामने जो नया है, तो इन्होंने वुडवर्थ महोदय ने कहा है नवीन ज्ञान। क्या है? नवीन ज्ञान एवं नवीन अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। नवीन अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। ये बात कौन कहता है? वुडवर्थ महोदय। वुड माने लकड़ी, और लकड़ी कैसी थी? नवीन थी। ठीक है, नवीन ज्ञान एवं नवीन अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, कि किसके द्वारा कहा गया है? वुडवर्थ। अगला आते हैं, अब उस नए पेड़ की लकड़ी पे बैठा कौन है भाई? कौवा। कौवा आदत से कितना होता है? मजबूर, परंतु होता कैसा है? ज्ञानी। कर नहीं क्या पाता है? अभिवृत्तियों में परिवर्तन नहीं कर पाता है, मतलब वो आदत का खराब होता है। कहीं भी बैठेगा तो काव काव करेगा, उसकी आवाज़ बहुत खराब लगती है लोगों को, लोग भगा देते हैं। ठीक है, अब ज्ञानी क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी झुके, उसे वो तुरंत उड़ लेता है, समझ लेता है कि क्या है, हम पर कोई अटैक करने वाला है, तो वो ज्ञानी होता है, बहुत चतुर होता है। ठीक है, तो आदत का खराब होगा, ज्ञानी होगा। आदत में क्या है? गलत चीज़ों को खाता पीता है, वो उसको सेवन नहीं बच्चियों को करनी चाहिए, उसकी प्रवृत्ति में नहीं आता है, लेकिन वो उसको खाता है। ठीक है, रोटी भी खा लेगा और सारी सब चीज़ें खा सकता है, वो सर्वाहारी रूप में आता है, परंतु वो गलत चीज़ों को ज़्यादा खाता पीता है, तो हम कह सकते हैं आदत का खराब है। परंतु क्या है? ज्ञानी है, अभिवृत्तियों में अपनी आदतों में सुधार नहीं करता है। तो कौवा कैसा था? आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। ये बात किसने कही है? क्रो एंड क्रो। और क्रो के मुंह में क्या थी? बर्फी, वही वातावरण मर्फी। अब क्या है? अब क्या हुआ कि वो बर्फी कहाँ टक गई थी? इसके गले में। गले से निकले गिलफोर्ड। गले से क्या निकले? गिलफोर्ड। अब गिलफोर्ड मतलब कोई बच्चा गिल्ली डंडा खेल रहा हो, जैसे मान लिया गिल्ली डंडा खेल रहा है, यहाँ थे एक बच्चा, और आप इस कौवे को उठा के जा रहे थे कहाँ? स्किन के डॉक्टर के पास में, क्योंकि आपके यहाँ और कोई डॉक्टर था नहीं, और इस बच्चे ने क्या किया? आपकी गिल्ली से आपका सर फोड़ दिया। अब जा तो आप रहे थे कहाँ? स्किन वाले डॉक्टर के पास में, और आपका क्या कर दिया? सर फोड़ दिया। तो अब सर फोड़ दिया, तो जो फोड़ दिया है, तो आप अब उस व्यवहार के कारण अपने व्यवहार को क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। ये किसने कहा? गिलफोर्ड। किसने कहा? गिलफोर्ड। अब व्यवहार के कारण मतलब जो आप कहीं और रहे थे और खोपड़ी फूट गई, तो आप क्या है? पहले अपने खोपड़ी का इलाज कराए, फिर उसका इलाज कराए जिसको आप लेके जा रहे थे। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। किसने कहा है? गिलफोर्ड। अगला हमारा आता है नेक्स्ट, स्किनर। स्किनर। अब देखिए स्किनर, स्किनर, स्किनर जो है वो क्या नहीं दे पा रहे हैं? उत्तर। अधिगम उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है साथियों। जिसका भी अगर नहीं लिखा है परिभाषा, तो हम बोल रहे हैं आप वैसे ही एसटीज लिख लेना। आपको ये शब्दों को ध्यान में रखना है, जो भी हम शब्द बता रहे हैं इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए आप उस परिभाषा को लिख लेना। ठीक है,
कि स्किनर सकीनर क्या नहीं दे पा रहे थे, उत्तर। स्किनर के अनुसार जो परिभाषा है, अधिगम उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये बात किसके द्वारा कही गई है, स्किनर महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है हिलगार्ड। हिलगार्ड, अब देखिए वो स्किनर के पास पहुंचा था, स्किनर ने क्या किया, उसे निदानात्मक उपचार दिया। निदानात्मक जब उपचार दिया तो उसमें क्या, उसने हिलाया, हिलाने से हिल और गार्ड, हिलाने से हिल निकले और गार्ड। और गार्ड का मतलब क्या है, गार्ड आपकी कॉलोनी का जितना पुराना होगा उतना विश्वसनीय होगा। तो हम कह सकते हैं पुराने व्यवहार के द्वारा, पुराने व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, पुराने व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन परिभाषा किसकी है, हिलगार्ड। किसने दी, हिलगार्ड। गार्ड जितना पुराना होगा उसका व्यवहार के द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा। ठीक है, ये परिभाषा किसकी है, हिलगार्ड की। अब आता है अगला किंग्सले। हम कह सकते हैं किंग को ले लिया, अब वो क्या है, हिलगार्ड से हिलाने से वो बर्फी क्या थी, पेट में गई थी। अब पेट में जाने के बाद में हमारे कौवा जी क्रो एंड क्रो जी क्या हो गए, बहुत फ्रेश हो गए। अब फ्रेश होने के बाद में अब वो छटपटाने लगे, तो हमने क्या किया कि वो जो कौवा था जो स्वस्थ हो गया तो हमने उड़ा दिया। और कौवा आज क्या बना बैठा है, पक्षियों का राजा। हम कहें पक्षी, पक्षी राजा, राजा मीन्स किंग। राजा को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, किंग। और किंग क्या करते हैं, जब भी कोई राजा पर कोई भी बाहरी राजा आक्रमण करता है तो वो अपने गुरु से क्या करता है, पहले अभ्यास करता है और गुरु से क्या लेता है, प्रशिक्षण लेता है, तभी तो युद्ध करने जाएगा। कोई भी राजा पर कोई बाहरी राजा यदि उस पर अटैक करे तो वो राजा अपने गुरु के पास क्या करता है, पहले प्रशिक्षण लेता है और फिर अभ्यास करता है। और अभ्यास एवं प्रशिक्षण के द्वारा उसके व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन के द्वारा वो युद्ध जीत लेता है। तो किंग्सले की जो परिभाषा है, अभ्यास एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। ये बात किसने कही, किंग्सले। और यही सेम परिभाषा को दोहराया है हमारे मॉर्गन महोदय ने। व्यवहार में, अभ्यास में प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को कौन कहता है, मॉर्गन महोदय कहते हैं। ठीक है साथियों, इसी के क्रम में थॉर्नडाइक महोदय का एक परिभाषा है कि उद्दीपक एवं अनुक्रिया के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। उद्दीपक एवं अनुक्रिया के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। ये बात किसके द्वारा कही गई है, थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा कही गई है। ठीक है साथियों, इसी के क्रम में हम अगले की तरफ देखते हैं। एएस चौहान का है कि व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना ही अधिगम है। व्यवहार में स्थायी, यहाँ पे छूट गया है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना ही क्या है, अधिगम है। ये बात कौन कहता है, एएस चौहान महोदय के द्वारा कही गई। इस प्रकार से साथियों आप लोगों को काफ़ी बेहतर तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पुनः वीडियो को देख करके आप उस चीज़ को रटने के बजाय उसके समझने का प्रयास करें और इन शब्दों को दिमाग में रखें। ठीक है, आपके घर के सामने गेट, गेट के सामने गार्डन, गार्डन में है सूखा पेड़ और पेड़ को हम कहते हैं वुड। वुड माने लकड़ी का पेड़, और लकड़ी का पेड़ कैसा था, नया था, और उस लकड़ी पे बैठा था क्रो। क्रो, और क्रो की आदत खराब थी, अज्ञानी था, लेकिन अभिवृत्तियों में परिवर्तन नहीं करवा रहा था। और मर्फी, जो बात गार्डनर कहते हैं, मर्फी भी उनके साथ में, क्योंकि वातावरण के साथ में जुड़े हैं। अब क्या हुआ, क्रो की आदत खराब थी, वो अभिवृत्तियों में परिवर्तन नहीं कर पा रहा था। क्रो कहाँ हुआ, क्रो के बाद में वो क्या हुआ कि नीचे गिरा। तो आप क्या किए कि कौवा नीचे गिरा तो वो हम किसके पास में लेके गए, स्किन के डॉक्टर के पास लेके गए, स्किनर के पास लेके गए। और स्किनर ने क्या
दिया उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। स्किनर ने क्या बोला? उत्तरोत्तर। अब वो आप जा रहे थे तो आपकी गिल्ली से आपकी खोपड़ी फूटी, तो आपके के द्वारा क्या हुआ? व्यवहार के द्वारा आपके व्यवहार में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अब व्यवहार के द्वारा जब व्यवहार में परिवर्तन हुआ, फिर उसके बाद में आपके स्किनर के डॉक्टर के पास ले जाने के बाद में स्किनर के डॉक्टर ने उसे क्या दिया? निदानात्मक उपचार उसका किया और हिलाया। हिलाने से हिलगार्ड, और गार्ड जितना पुराना होगा व्यवहार उतना ही अच्छा होगा। पुराने व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम किसने कहा है? हिलगार्ड। किंग्सले ने बताया कि अभ्यास एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये बात किसके द्वारा कही गई? किंग्सले के द्वारा। अब थॉर्नडाइक कहते हैं कि उद्दीपक, उद्दीपक मतलब एस स्टिमुलस और आर मतलब अनुक्रिया। स्टिमुलस रिस्पांस अनुक्रिया के साथ में उद्दीपक एवं अनुक्रिया के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। ये बात कौन कहता है? थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं। तो इसी के क्रम में आगे हम आगे की ओर देखते हैं कि आगे हमारा है अधिगम के प्रकार। तो अधिगम के प्रकार के रूप में हम देखें तो हमारा जो अधिगम के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग जो हैं, वो सामान्यतः तो हमारा 2 प्रकार का अधिगम होता है। ठीक है, सामान्यतः अधिगम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का हमारा बताया गया है। वो हो हमारा जो सामान्यतः अधिगम हम देखते हैं तो जो 2 प्रकार का अधिगम है वो है कि जो अधिगम है वह 2 प्रकार का गत्यात्मक अधिगम और संज्ञानात्मक अधिगम। गत्यात्मक अधिगम मतलब क्या है कि जब प्राणी शारीरिक रूप से गति करता है अथवा अपनी इंद्रियों द्वारा सीखता है। इंद्रियां हमारी कितनी हैं? हमारी इंद्रियों को हम कह सकते हैं कि कर्मेंद्रियों की बात यहाँ पे हो रही है। सॉरी, किसकी बात हो रही है? इंद्रियों का मतलब है हमारी कर्मेंद्रियों के द्वारा। आँख, हाथ, नाक, त्वचा, हाथ, पैर, आँख, मुंह, त्वचा, ये 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। ठीक है, तो इन कर्मेंद्रियों के द्वारा हम जब सीखते हैं तो वो हमारी गत्यात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। प्राणी जब शारीरिक गति के रूप में के माध्यम से सीखता है तो वो हमारा गत्यात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। जैसे साइकिल चलाना, पियानो बजाना, तैरना, ठीक है, दौड़ना, ठीक है, कोई कह सकते हैं कि कार चलाना, तो कार चलाते हैं तो उसमें हाथ भी हमारे वर्क करते हैं, पैर भी वर्क करते हैं। तो हमारा ये सारा जो अधिगम है वो गत्यात्मक अधिगम की श्रेणी में आता है। तो हम कह सकते हैं कि जब प्राणी शारीरिक रूप के माध्यम से अपनी इंद्रियों द्वारा सीखता है या कर्मेंद्रियों द्वारा सीखता है तो वो हमारी क्या होती हैं? हमारा गत्यात्मक अधिगम कहलाता है। हमारी 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम संवेदनाओं के माध्यम से सीखते हैं और कर्मेंद्रियों के द्वारा हम करके सीखते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा अधिगम का जो प्रकार है वो है संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम, इसमें प्राणी जो होता है वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसी न किसी समस्या के समाधान के हल तक पहुंचता है। इसमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम के द्वारा कैसे? इसमें जैसे हम गणित की समस्या का समाधान करते हैं वो हमारा तर्क के आधार पे करते हैं। हमारा तर्क जो होता है, चिंतन होता है, वो मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। मानसिक मस्तिष्क के माध्यम से सोचते हैं। तो जो भी कॉग्निटिव के अंतर्गत आता है वो संज्ञानात्मक अधिगम कहलाता है। ठीक है, इसमें हम गणितीय संबंधित तर्क विचार आदि प्रक्रियाओं को हम जब करते हैं तो वो संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से हमने जो देखा कि अधिगम के सामान्यतः 2 प्रकार माने गए हैं, गत्यात्मक अधिगम और संज्ञानात्मक। उसी के आधार पे हम अन्य भी प्रकार जो देखते हैं वो अधिगम के अन्य प्रकार जो हैं वो इस प्रकार से हमारे हैं कि पहला हमारा विराम और अविराम सीखना। विराम और अविराम द्वारा सीखना कैसा है कि कभी हम क्या होता है किसी प्रक्रिया में रुक करके सीखते हैं। पहले किए, फिर उसके बाद में थोड़ा सा किए, फिर उसके बाद में थोड़ा सा किए, कि मतलब मैंने एक स्टॉपेज ले कर क्या है सीखा है। एक वह सीखना जब हम बिना रुकावट के क्या लगातार सीखते हुए चले जाते हैं तो वो हमारा अविराम के अंतर्गत आता है। अगला है पूर्ण से अंश की ओर अधिगम। हम पहले क्या होता है किसी भी समस्या के पूर्ण को देखते हैं, संपूर्ण समग्र को देखते हैं और फिर उसके छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ के उस अधिगम को सीखने का प्रयास करते हैं, तो वो हमारा पूर्ण से अंश की ओर अधिगम कहलाता है।
अगला हमारा कैसा है, सार्थक अधिगम, जब व्यक्ति समझ के साथ में क्या मतलब, कोई चीज जब सीखता है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड के आधार पे जब वो सीखी जाती है तो वो हमारा अधिगम जो होता है वो सार्थक अधिगम की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट अधिगम हमारा आता है अभिग्रहण अधिगम। अभिग्रहण अधिगम को हम देखते हैं तो अभिग्रहण का मतलब होता है कि ना बिना अर्थ समझे हुए जैसे का तैसा, ये एक प्रकार से अनुकरणात्मक ही होता है, परंतु हम कह सकते हैं अभिग्रहण का मतलब जैसा था वैसा ही मैंने क्या कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया, अभिग्रहण कर लिया। ठीक है, इसमें हम क्या होता है अपने पास से कुछ भी बदलाव नहीं करते हैं, बिना अर्थ समझे। हमने कहा कि कुछ भी लिखा है और उस लिखे हुए को हमने तर्क वितर्क या उस पर कोई भी विचार प्रस्तुत ना किया और वैसा ही हमने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, वो हमारा क्या कहलाता है, अभिग्रहण। क्या कहलाता है, अभिग्रहण। ठीक है, अगला नेक्स्ट हमारा है रटंत अधिगम। रटंत अधिगम प्रणाली के अंतर्गत हम क्या होता है कि हम रट कर सीखने की प्रक्रिया को देखते हैं। उसके बाद में हमारा अवबोध अधिगम। अवबोध अधिगम क्या है कि इस अधिगम के अंतर्गत हम प्रक्रिया को समझते हैं और उस समझने के बाद में जो उसका हमें सॉल्यूशंस लगता है उसके आधार पे, उस तर्क के आधार पे, समझ के आधार पे हम उस प्रक्रिया को करते व सीखते हैं, तो वो हमारा अवबोध अधिगम के अंतर्गत आता है। साथियों, इसी के क्रम में हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा आता है अधिगम के क्षेत्र। अधिगम के क्षेत्र, ठीक है, तो इसमें हमारा 3 अधिगम के क्षेत्र बताए गए हैं। 3 अधिगम के क्षेत्र बताए गए हैं। पहला है भावात्मक, दूसरा है ज्ञानात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें व्यक्ति के दृष्टिकोण, मनोवृत्ति और चरित्र निर्माण की बात बताई गई। इसमें हम व्यक्ति के चरित्र निर्माण के अंतर्गत उसे क्या करना चाहिए या उसके चरित्र पर उस प्रक्रिया का क्या प्रभाव होगा या उस सीखने का क्या प्रभाव होगा, वो भावात्मक आधार पे बताया जाता है। जैसे अगला हमारा है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक अधिगम क्या कहता है कि व्यक्ति कोई भी प्रक्रिया को सीखता है तो पहले उस चीज का, उसकी सूचनाओं का पता लगाता है, वो ज्ञान के अंतर्गत आता है। अब उन सूचनाओं को समझता है तो वो बोध के अंतर्गत आता है, और उन समझी गई सूचनाओं पर वो प्रयोग करता है तो वो अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। तो ये सारा हमारा प्रक्रिया के सीखने का जो चरण है वो ज्ञानात्मक है। नेक्स्ट है हमारा क्रियात्मक क्षेत्र। क्रियात्मक क्षेत्र में क्या होता है, व्यक्ति अपनी आदत, स्वभाव आदि को क्या करता है, निर्मित करता है और उन आदतों के आधार पर वो प्रक्रियाओं को निश्चित करता है। ये अधिगम के हमने 3 क्षेत्रों को देखा है। साथियों, इसी के क्रम में हम देखते हैं कि अगली वीडियो में हम इसके आगे का सीरीज आपके समक्ष के लेके आएंगे, और जैसा आपको ये अवगत है कि हम अधिगम की सीरीज को पूरा आपके समक्ष लेकर के 2 से 3 वीडियो के माध्यम से पूरा अधिगम सुचारू रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आपका मनोविज्ञान की पाठशाला में बहुत बहुत धन्यवाद।